नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था पृथ्वी के बारे में बेसिक नॉलेज। तो आज की इस क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा कर लेते हैं हम आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ये बेसिक ज्योग्राफी पार्ट 2 है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, एक हम पढ़ेंगे शीत अयनांत, एक हम पढ़ेंगे ग्रीष्म अयनांत, इस वीडियो में ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे शीत अयनांत क्या होता है, शीत अयनांत क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और ग्रीष्म अयनांत क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर आता है अपना शरद विषुव और ग्रीष्म विषुव, अपसौर और उपसौर। ये सारी जो घटनाएं हैं ये पृथ्वी की गतियों से ही रिलेटेड है। ग्रीष्म अयनांत भी इसी वजह से होता है, शीत अयनांत भी इसी वजह से होता है। अपसौर और उपसौर की घटनाएं ये सारी पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड है और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पृथ्वी की गतियां देख लेते हैं। पृथ्वी की गतियां दो तरह की गतियां होती है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज तक कंफ्यूज ही रहे हैं ज्यादातर बच्चे। देखते हैं पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती है। एक होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है ये देखते हैं। परिक्रमण गति का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, मतलब परिक्रमा करना। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये यहाँ पे पृथ्वी है, ये ऐसे चक्कर लगाती है। मतलब ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा की ओर चक्कर लगाती है। जैसे उल्टी घड़ी चलती है वैसे चक्कर लगाती है, घड़ी की दिशा की ओर चक्कर नहीं लगाती है, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ओके, तो ये सिस्टम है परिक्रमण गति का। परिक्रमण गति का मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सेकंड हम देखेंगे
परिभ्रमण गति। देखिए फ्रेंड्स, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति दोनों नाम थोड़े मतलब मिलते जुलते लग रहे हैं, इसीलिए इनमें ज्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों अलग अलग है वैसे तो। परिभ्रमण का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, अपने अक्ष पे चारों ओर घूमना, और परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। दोनों में अंतर है। इसको कई बार घूर्णन गति भी बोल दिया जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको घूर्णन गति भी बोल सकते हो। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, तो इसको घूर्णन भी बोलते हैं, परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। ये और ये दोनों अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण गति कहलाता है या घूर्णन कहलाता है। ओके, ये दो प्रकार की गतियां होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण ही दिन रात की घटनाएं होती है। दिन रात बनने की घटना होती है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसकी वजह से मौसमी घटनाएं होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो सिस्टम होता है, इस वजह से पृथ्वी पर मौसमी घटनाएं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिभ्रमण गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही पृथ्वी पर मौसमी घटनाएं होती हैं। और दिन रात बनने की जो प्रक्रिया है वो अपने परिभ्रमण गति के कारण होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमने के कारण, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये पृथ्वी की गतियां, सामान्य सा टॉपिक है। अगला हम देखेंगे ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। शीत अयनांत क्या होता है? शीत अयनांत क्या होता है? शीत अयनांत में एक ऐसी स्थिति बनती है, मैं आपको पहले एक चित्र बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं भूमध्य रेखा, ये हमारी हो गई मकर रेखा, ये हो गई हमारी कर्क रेखा। ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। शीत अयनांत की स्थिति में क्या होता है? सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? इसकी सीधी किरणें यहाँ पड़ती है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जब सीधी किरणें पड़ेगी तो उस समय यहाँ पे गर्मियों के दिन होंगे और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दिन होंगे। ये इधर दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी, और मकर रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों के दिन होंगे और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दिन होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और ये घटना शीत अयनांत की घटना होती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को होती है। आपने देखा होगा दिसंबर में हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब बहुत सर्दी पड़ती है। तो दिसंबर में यहाँ सर्दी पड़ती है, इसका मतलब हम उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे सर्दियों के दिन होते हैं, यहाँ पे गर्मियों के दिन होते हैं।
22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है हमारा, और 22 दिसंबर ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये बात हुई शीत अयनांत की, आप इसको याद रखिएगा। और सेम इसका उल्टा होता है ग्रीष्म अयनांत में, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। ये होता है ग्रीष्म अयनांत। आप इसको, जो पहले पिक्चर मैंने बनाई थी उसको जस्ट उल्टा करोगे तो आपको ग्रीष्म अयनांत समझ में आ जाएगा। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारी मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, सेम वही का वही चित्र है, बस थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएगी। इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दिन होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दिन होते हैं। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे सर्दियों के दिन होते हैं। यहाँ पे गर्मियों के दिन होते हैं। यहाँ गर्मियाँ होती है, यहाँ पे सर्दियाँ होती है। आपने देखा होगा ये घटना होती है 21 जून के दिन, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ये। और यही दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो ये घटना होती है ग्रीष्म अयनांत की। हमारे यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत दोनों चीजें बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझ लीजिएगा इनको। नेक्स्ट हम देखेंगे अब शरद विषु और बसंत विषु। अब हम देखेंगे शरद विषु क्या होता है और बसंत विषु क्या होता है। ये दोनों ही स्थिति ऐसी होती है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और दिन रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। शरद विषु और बसंत विषु दोनों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। शरद विषु होता है 23 सितंबर, और ये होता है 21 मार्च। दिन और रात की अवधि बराबर होती है।
भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिससे दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। और ये दोनों घटनाएं आपको पता ही है, 23 सितंबर और 21 मार्च को होती है। शरद ऋतु 23 सितंबर को होता है, बसंत ऋतु 21 मार्च को होता है। अब हम बात कर लेते हैं, एक शब्द आता है सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या होता है? पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में सूर्य से प्राप्त किया गया कुल विकिरण सौर वर्ष कहलाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया कुल विकिरण एक सौर वर्ष कहलाता है। एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करता है। एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है। कैसे करता है एक बार आपको मैं बता देता हूं, इधर देखिएगा। ये मान लीजिए अपनी क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पे हम देखते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये अपनी कर्क रेखा है। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है वो आपको इससे समझ में आ जाएगी। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं इधर हमारा, इसको मैं एक बार पूरा बना लेता हूँ। इधर हमारा है उत्तरी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध। इधर हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, और इधर हमारा है उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। हमने देखा कि यहाँ पे जब शरद विषुव होता है या बसंत विषुव होता है तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। मान लीजिए ये 21 मार्च है और यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है। ओके, 21 मार्च के बाद में हमने देखा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो हम चलेंगे ऐसे धीरे धीरे इसको क्रॉस करके यहाँ पे 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। 21 जून के बाद में हम देखेंगे वापस आता अपना शरद विषुव। ये घटना होती है 23 सितंबर को। यहाँ से 23 सितंबर के बाद में आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में हमने पढ़ा था
22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और गर्मियों के दिन होते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। तो यहाँ से सीधा आप यहाँ देखिए 22 दिसंबर सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी। सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में और यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। तो यहाँ से वापस किरणें आप देखेंगे 22 दिसंबर के बाद में हमने क्या पढ़ा था, वापस से 21 मार्च आ जाएगा और इसकी सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है। एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है। और यहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को शरद विषु बसंत विषु, 21 जून को ग्रीष्म आयनांत, 22 दिसंबर को शीत आयनांत होता है। ये वापस 21 मार्च आ गया यहाँ पे। तो ओके फ्रेंड, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आप इससे ग्लोब जो मैंने बनाया इससे आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट में हम थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में अपसौर और उपसौर के बारे में। एक होता है उपसौर। उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर होता है। जब उपसौर होता है तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। जब उपसौर की घटना होती है तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कम से कम दूरी होती है, वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये घटना होती है 3 जनवरी को। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को ये घटना होती है उपसौर की। इसके बाद में एक और होता है अपशोर। ये जस्ट इसका उल्टा होता है। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी तो उपसौर हो गई और पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर होता है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, और अधिकतम दूरी होती है 15.1 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 15.1 करोड़ किलोमीटर होती है, ये घटना अपसौर कहलाती है। और न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, ये घटना उपसौर कहलाती है। अपसौर की जो घटना होती है ये होती है 4 जुलाई को। प्रतिवर्ष 4 जुलाई को ये घटना होती है। इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैसे अगर बेसिक नॉलेज में हमने देखा था कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये हमने देखा था। तो न्यूनतम जब होती है तो इससे इतनी कम हो जाती है और अधिकतम जब होती है तो इससे इतनी अधिक हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जो हमने टॉपिक बताए थे वो हमने कवर किए हैं और अगला वीडियो भी जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको कमेंट में फीडबैक में बताना है ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।